नमस्कार विद्यार्थियों, मैं हूं डॉक्टर मंगलेश जायसवाल और आज लेकर आया हूं अब आपके सामने पथिक अध्याय जो कि आरोह के अध्याय 3 से लिया गया है, उसके प्रश्न उत्तर। तो विद्यार्थियों, पहला प्रश्न, पथिक का मन कहाँ विचरना चाहता है? उत्तर, पथिक प्रकृति के अनुपम सौंदर्य से अत्यधिक प्रभावित है। वह चाहता है कि मैं बादलों में बैठकर रत्नाकर अर्थात समुद्र के इस कोने से उस कोने तक एक एक दृश्य को निहार सकूं। अर्थात वो चाहता है कि बादलों में बैठकर समुद्र से लेके आकाश तक का विचरण कर सकूं। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, सूर्योदय वर्णन के लिए किस तरह के बिंबों का प्रयोग हुआ है? उत्तर, कविता पथिक में सूर्योदय का अत्यंत प्रभावशाली वर्णन कवि द्वारा किया गया है। चित्रात्मक शैली में प्रभात मतलब सुबह के प्रभाव का वर्णन करते हुए कवि ने सूर्योदय काल को अत्यधिक सौंदर्यमय बताया है। इस कविता में सौंदर्य वर्णन के लिए कई दृश्य बताए गए हैं, दृश्य बिंबों का वर्णन भी है। इसमें से कुछ एक प्रमुख है, जैसे लक्ष्मी के स्वर्णिम मंदिर का चमकता हुआ गुंबद, लक्ष्मी की सवारी को धरती पर उतारने के लिए सूर्य की सुनहरी किरणें और उन किरणों के द्वारा समुद्र की सतह पर सोने की सड़क का बनाया जाना, सूर्य के सम्मुख नर्तन करती बादलों की पंक्तियां इत्यादि, ये ऐसे बिंब हैं जिनका प्रयोग कवि ने अपने पद्यांश में किया है। प्रश्न अगला, आशय स्पष्ट करें। सस्मित वदन जगत का स्वामी मृदु गति से आता है, तट पर खड़ा गगन गंगा के मधुर गीत गाता है। विद्यार्थियों, इसका आशय यह है, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि राम नरेश त्रिपाठी जी कहते हैं, सूरज को संपूर्ण संसार का स्वामी बताया है, जो रात्रि के अंधकार को चीरता हुआ धीमी गति से उदित हो रहा है और आकाश गंगा के किनारे खड़ा है। सूर्य आकाश गंगा की सुंदरता को देखता है, निहारता है, मुस्कुराता है और मधुर गीत मंद मंद गाता है। कवि कहना चाहते हैं, प्रकृति के अनुपम सौंदर्य ने जगत के स्वामी सूर्य तक को सम्मोहित कर दिया है। गंगा के मधुर गीत गाता है, अर्थात सूर्य गंगा के मधुर गीत गाता है। कुल मिला के वो भी प्रकृति में समाहित हो गए हैं, प्रकृति से प्रभावित हो गए हैं। इसी प्रश्न का दूसरा भाग है, कैसी मधुर मनोहर उज्जवल है यह प्रेम कहानी, जी में है अक्षर बन इसके बनूं विश्व की बानी। इसका उत्तर है विद्यार्थियों, प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने प्रकृति की प्रेम कहानी का प्रभावशाली वर्णन किया है। समुद्र तट पर प्रकृति का दृश्य इतना सुंदर, सुहाना और मनोरम है कि यह प्रकृति की किसी प्रेम कहानी से कम नहीं प्रतीत हो रहा है। कवि कहता है कि स्नेह गाथा को अपने शब्दों में सभी के सम्मुख बखान करना चाहता हूँ, ताकि संपूर्ण जगत में इस अनुपम प्राकृतिक सौंदर्य का आनंद ले सके, सभी महसूस कर सके, देख सकें इस तरह की अद्भुत प्राकृतिक छटा को। विद्यार्थियों, अगला प्रश्न, कविता में कई स्थानों पर प्रकृति को मनुष्य के रूप में देखा गया है, ऐसे उद्गारों का भाव स्पष्ट करें। उत्तर, संकलित कविता पथिक में कवि राम नरेश त्रिपाठी ने कई स्थानों पर प्रकृति के विभिन्न उपादानों को मानव की तरह दिखाया है। अर्थात कविता में कई जगह पंक्तियों में मानवीकरण अलंकार का प्रयोग किया गया है, जिससे कविता का काव्य सौंदर्य और भी बढ़ जाता है। जैसे प्रतिक्षण नूतन वेश डेश 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 वारिद माला, पद्यांश में लिखा है, अर्थात आकाश में बादलों की पंक्तियां प्रत्येक पल नया वेश और नए रंगों में बदल बदल कर
दिखाई दे रही है। अर्थात ऐसा लग रहा है कोई मनुष्य हो, यानी कि मानवीय अलंकार का प्रयोग किया गया है। तो इस तरह से कई पंक्तियां हैं जिसमें मानवीय अलंकार का प्रयोग किया है। तो विद्यार्थियों, अगला प्रश्न। विद्यार्थियों, समुद्र को देखकर आपके मन में क्या भाव उठते हैं? लगभग 200 शब्दों में लिखिए। तो ये आपको स्वयं को लिखना है। आपने जैसे फिल्मों में देखा होगा समुद्र, या स्वयं देखा होगा कहीं जाकर, तो आपके मन में क्या क्या भाव उठते हैं वैसा आपको लिखना है। यहाँ मैं सिर्फ एक पटकथा के रूप में आपको बता देता हूँ, लेकिन लिखना आपको ही है स्वयं। देखें, समुद्र को देखकर मन में कई प्रकार के विचार आते हैं। दूर दूर तक फैला समुद्र बाहें पसारे देखने वालों को आमंत्रित करने जैसा प्रतीत हो रहा है। जब कभी भी समुद्र को देखने का अवसर मिलता है तो उसका शांत रूप मन में एक असीम आनंद देता है। मन प्रतिपल उसकी लहरों का उठना गिरना देखकर आनंदित होता है और अपने अंदर अथाह नीला जल धारण करने के लिए मन भी व्याकुल हो उठता है। और हाँ विद्यार्थियों, कई बार मन करता है कि इस अथाह सागर की अनंत गहराइयों में उतर कर उसके अंदर के जल का आनंद लें, लेकिन ये संभव नहीं है। दुनिया इसकी बाहर की सतह दुनिया से कहीं अधिक रंगीन एवं सजीव है, लेकिन जब इसके अंदर जीव जंतुओं की कल्पना की जाए जो कि हम देख सकते हैं, मछली और कीटों की रहस्यमय नई दुनिया की कल्पना की जाए, तो देखने में ऐसा लगता है अद्भुत संसार इसके अंदर भी मौजूद है। तो विद्यार्थियों, कभी कभी ज्वार आने पर, ज्वार मतलब इसके अंदर एक तूफान सा आता है तो लहरें उठती है ऊपर तक, उसे ज्वार बोलते हैं। कभी कभी ज्वार आने पर जब अचानक समुद्र अपना शांत स्वरूप बदल देता है तो ऐसा लगता है कि रौद्र रूप धारण कर लिया है, क्रोध आ गया हो रत्नाकर को अर्थात समुद्र को, और वो अपने अंदर से जीव जंतुओं को भी बाहर ला देता है और कीट पतंगों को भी बाहर कर देता है। और तटबंधों की समुद्र की ओर से दौड़ती हुई लहरें ऐसे प्रतीत हो रहती है जैसे ये अनसुलझे कई प्रश्नों को हमारे समक्ष खड़ा कर रही हैं और अनसुलझे कई रहस्यों को अपने आप में समेटे हुए थी। यदि कहें कि इसके अंदर भी एक रहस्यमय दुनिया है तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। विद्यार्थियों, मानव ने अपने वैज्ञानिक उपादानों की इस भौतिक दुनिया में ऐसे कर्म किए हैं जो उन्मुक्त समुद्रों के भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा बन गया है। हमारे लिए अच्छा होगा कि हम अपने साथ साथ सागरों के स्वास्थ्य की भी, सागरों के हित की भी चिंता करें, उनके अविरल अथाह जल निधि को भी ध्यान में रखें। विद्यार्थियों, समुद्र एक ऐसी जल निधि है जिसके जल का हमें ख्याल रखना है। उसके अंदर भी एक रहस्यमय दुनिया है, उनका भी ख्याल रखना है। हम बड़े बड़े जहाज चलाते हैं जिससे निकला हुआ तेल और जिससे निकली हुई विनाशकारी धुएं की लहर मतलब रासायनिक पदार्थों का जीव जंतुओं को हानि पहुंचाती है। और यहाँ तक कि कई कल कारखानों को भी का जो रासायनिक पदार्थ है उसमें बहा दिया जाता है, जो कि समुद्र के जीव जंतु और समुद्र रूप प्राकृतिक संपदा के लिए खतरा है। विद्यार्थियों, प्रश्न है, प्रेम सत्य है, सुंदर है? प्रेम के विभिन्न रूपों को ध्यान में रखते हुए इस विषय पर परिचर्चा करें। तो आप लोगों को प्रेम सब्जेक्ट पर चर्चा करनी है कि ये शुद्ध है, पावन है और सत्य है, ईश्वर तुल्य है, निस्वार्थ होना चाहिए। मैं फिर भी इस पर प्रकाश डालता हूँ। प्रेम सत्य है, सुंदर है, चाहे वह किसी भी रूप में किया गया है। प्रेम वास्तविक और सच्चा होना चाहिए। इसमें विभिन्न रूप है, इसके विभिन्न रूप है। माँ का प्रेम ममता युक्त, वात्सल्य से भरा होता है, निस्वार्थ भाव से परिपूर्ण होता है। देश प्रेम में गर्व, शौर्य और त्याग के भाव होते हैं। प्रेमिका से किया गया प्रेम दो हृदयों के मिलन की एक चाहत भरी प्रतीक का सेतु होता है, जिसे प्यार और विश्वास से और मजबूत बनाया जा सकता है। प्रकृति प्रेम देखने में अद्भुत और असीम आनंद से परिपूर्ण है, जिसका भी ख्याल हमें रखना होता है। और ईश्वरीय प्रेम आराध्य के प्रति अपना सर्वस्व न्यौछावर करने का भाव जगाता है। वास्तव में इस स्वार्थपरक मायावी दुनिया में चारों ओर प्रेम को प्रपंच और छलावे के रूप में देखा गया है, जबकि प्रेम शाश्वत है, सत्य है, शुद्ध है, निस्वार्थ है। तो विद्यार्थियों, इस अध्याय में प्रेम पर जो चर्चा है, इस तरीके की चर्चा आपको भी करना है। इसमें अगला प्रश्न दिया है
सागर संबंधी 10 कविताओं का संकलन करें और पोस्टर बनाएं। तो विद्यार्थियों, आप इकट्ठा करें इस तरह की कविताएं जो समुद्र से संबंधित हो और उनको एक सीट पर चिपकाएं और अपनी शाला में लगाएं या अपने कक्ष में लगाएं। विद्यार्थियों, एक प्रश्न और आता है जिस पर आपको चर्चा करनी है। वर्तमान समय में हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं, इस पर चर्चा करें और लिखें कि प्रकृति से जुड़े रहने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो विद्यार्थियों, आपको इस पर चर्चा करनी है, लेकिन मैं इस पर कुछ प्रकाश डाल देता हूँ। यह 100% सत्य है कि हम वैज्ञानिक युग में, आधुनिक युग में जी रहे हैं और प्रकृति से निरंतर दूर होते जा रहे हैं। विकास की अंधी दौड़ के नाम पर हम प्रकृति के संसाधनों का दोहन शोषण करते हुए स्वयं के विनाश का मार्ग प्रशस्त कर रहे हैं। आज की इस भागदौड़ भरी जिंदगी में बढ़ता शहरीकरण और लोगों की बढ़ती व्यस्तता उन्हें प्रकृति से दूर ले जा रही है। बढ़ती आबादी के दबाव में पेड़ पौधे और जंगल अंधाधुंध कटाई जारी है, हरियाली कम होती जा रही है, जंगल कम होते जा रहे हैं, महानगरों में कॉलोनियां बनती जा रही है, जिससे प्राकृतिक वाला क्षेत्र सिमट कर रह गया है। उनके पास प्राकृतिक सौंदर्य के सामीप्य एवं उसके आनंद के उठने का समय ही नहीं रहा। विद्यार्थियों, इस वर्तमान दौर में मानव के लिए अच्छा होगा कि वह प्रकृति के समीप लौटे। महान दार्शनिक रूसी ने कहा है, बैक टू नेचर, अर्थात प्रकृति की ओर लौटो, अन्यथा स्थिति में मानव को प्रकृति का कोपभाजन बनना होगा। विद्यार्थियों, आप देख रहे हो वर्तमान समय में कोरोना महामारी, ये एक तरीके से हम इसको इस रूप में देखें, प्रकृति का कोपभाजन ही है। कोरोना महामारी से एक और भले ही दुनिया त्रस्त है, लेकिन प्रकृति मस्त है। प्रकृति में वातावरण शुद्ध हो गया है, हिमालय पर्वत स्वच्छ हो गया है, गंगा नदी साफ हो गई, समुद्र साफ हो गए हैं। विद्यार्थियों, भले ही इससे मनुष्य को नुकसान हुआ है स्वास्थ्य का, लेकिन प्रकृति शुद्ध हो गई है। विद्यार्थियों, प्रकृति खुद अपना इलाज कर लेती है, तो हमें प्रकृति को अपने मित्र बनानी होगी, प्रकृति को सखा रिश्तेदार बनाना होगा, प्रकृति के समीप जाना होगा। अंधाधुंध आधुनिक युग की इस दौड़ में प्रकृति से दूर जाना अर्थात कोरोना जैसी महामारी को आमंत्रित करना है। विद्यार्थियों, आप स्वयं इस पर विचार करें, मंथन करें। आप इन्हें पढ़ें और नोटबुक में लिखें, अर्थात अपनी कॉपी बनाएं और उसकी प्रैक्टिस करें। तो विद्यार्थियों, अब मैं विदा लेना चाहता हूँ। अगले वीडियो के लिए आप पुनः इंतज़ार कीजिए और हाँ, मेरे कमेंट्स बॉक्स में जाकर मुझे सुझाव दीजिए, मैं आपके लिए और अच्छे वीडियो बना सकूँ। शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। धन्यवाद।